आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार और मूल अधिकार में हम लोग इसके अर्थ और विकास पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता ये है कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका जो है कुल 23 अनुच्छेदों में इसको वर्णित किया गया है। तो कुछ 23 अनुच्छेदों में जो इनका वर्णन किया गया है, तो ये इसमें जानना ये आवश्यक है कि मूल अधिकार है क्या है। मूल अधिकार सर्वप्रथम ब्रिटेन में इसका जो विकास हुआ है वो ब्रिटेन में माना जाता है। कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जब जनता 1215 में सम्राट जॉन को ब्रिटिश की जनता ने प्राचीन स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करने हेतु एक मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया था। मैग्ना कार्टा पर जो हस्ताक्षर किया तो इसमें जो है उनकी जो जनता थी उनको बाध्य कर दिए थे हस्ताक्षर के लिए। तो ब्रिटेन की जनता ने 1689 में सम्राट को अधिकारों के विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। और उसके बाद सम्राट द्वारा समय समय पर जनता को बहुत सारे अधिकार दिए जाने लगे और इसी को हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो मैग्ना कार्टा है ये एक मूल अधिकार का एक बीज का रूप में कार्य किया। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कहा जाए ये ब्रिटेन के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ये मूल अधिकारों का उल्लेख जो है मूल संविधान में नहीं था, लेकिन उनके 10वें संविधान संशोधन द्वारा बिल ऑफ राइट्स किसके द्वारा? बिल ऑफ राइट्स द्वारा जो है इसको जोड़ा गया। कब? 1791 में 10वें संविधान संशोधन द्वारा अमेरिका में। फ्रांस ने भी जनता को सम्राट को मानव तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। फ्रांस की जनता ने मानव अधिकार के प्रति इतनी सजग थी कि वहाँ 1789 में फ्रांस के लुई 16वें को इसके लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया था, क्योंकि उसने जनता के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया था। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको ये देखा जाए तो मूल अधिकार है क्या? एक नैसर्गिक अधिकार है। भारत में इसका जो है मांग कब हुई है? भारत में मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम मांग जो है संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से हुई थी। इसके पश्चात 1917 और 1919 में कांग्रेस द्वारा अनेक संकल्प पारित करके इसकी मांग की गई थी। भारतीयों को अंग्रेजों के समान सिविल अधिकार तथा समता का अधिकार प्रदान किया जाए, ये सब इनकी मांग रही है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो इसका अब चूँकि बहुत डिटेल में हमको नहीं जाने की ज़रूरत है, वो मेंस टॉपिक भी रहेगा। अभी मौलिक अधिकार को अगर हम लोग देखें तो इसका उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्य इसका जो है अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो ये मूल अधिकार शामिल किए गए हैं उसका उद्देश्य ये इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सरकार का गठन करना, एक ऐसी सरकार गठन करना जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के हितों में अभिवृद्धि हो, तथा सरकार की शक्तियों को सीमित करना जिससे सरकार नागरिकों की स्वतंत्रताओं के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग ना कर सके। यानी ये एक ऐसा अधिकार है जो नागरिकों को दी है, किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध है अगर ये कहा जाए तो। और नागरिकों के व्यक्तित्व का इसमें विकास भी होगा, क्योंकि ये नैसर्गिक अधिकार है। अगर हम मूल अधिकार को कहें, मौलिक अधिकार को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक नैसर्गिक अधिकार है, यानी प्रकृति प्रदत्त अधिकार है। यानी हमको एक प्राकृतिक रूप से जीवन जीने के लिए जो अधिकार चाहिए वो सारे अधिकार इसमें निहित होते हैं। तो अगर इसको ये देखा जाए तो इसमें इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, तो ये जो मौलिक अधिकार है वो हमको मिला है कहाँ से? भाग 3 में इसे हम मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहते हैं। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें ये 44वां संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि आर्टिकल 300A में है। अभी इस देखा जाए तो वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास समता का,
दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण का, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आपको ये दे समझना है मोटा मोटा, क्योंकि समता का जो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन जो बनेगा, हमारे पास कितने अधिकार हैं वर्तमान में, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। समता कौन कौन से, पहला जो ये 6 मौलिक अधिकार हैं इसको हम लोग क्या कैसे समझेंगे। समानता, फिर पहले समानता रहेगी यानी समता, फिर हमको स्वतंत्रता चाहिए, फिर हमको शोषण के विरुद्ध अधिकार चाहिए, कोई हमारा शोषण ना कर सके, और हम फिर हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी चाहिए, और उसके बाद साथ साथ हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, संस्कृति है और शिक्षा है, उसके लिए हमें अधिकार चाहिए। फिर इन अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए एक अधिकार मिलना चाहिए जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत डाला गया। तो याद क्या करना है हमें, समता या समानता ये 14 से 18 के बीच में है, स्वतंत्रता 19 से 22 के बीच में है, शोषण के विरुद्ध वाला 23 से 24 के बीच में है, और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में है, जबकि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29-30 में वर्णित है। तो हमें इतना ही समझना है, और ये पार्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है हमें हर हाल में रटना है। ये अनुच्छेद अगर हमें याद नहीं है तो एग्ज़ाम में बैठने का ही हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इतना अनुच्छेद बहुत इम्पॉर्टेंट है। घूम घूम के ये सारे क्वेश्चन बनते हैं किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आपको जाने के लिए, बैठने के लिए। तो इसके बाद हमारी दूसरी स्लाइड बनती है, दूसरा हम लोग देखते हैं। अब हम 1 बाय 1 अगर इनको देखें, समानता जो समता का अधिकार है वो 14 से 18 के बीच में दिया गया है, और इस अधिकार के बीच में देखिए अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, विधि के समक्ष समानता। यानी हमें क्या कहा गया है, यह अनुच्छेद 14 में जो प्रदत्त किया गया है इस अधिकार के अंतर्गत अर्थात नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कोई भी किसको किसको दिया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए, ठीक है। वहीं पर अगर हम ये कहें कानून के समक्ष समानता, इस पदावली को जो हमको ब्रिटेन से, कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया, सामान्य विधि से ग्रहण किया गया ब्रिटेन की। इस पदावली को संविधान में समाविष्ट करके राज्य पर यह निर्बंध किया जाता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून, कैसा, एक समान, किस तरीके का कानून, एक समान कानून, यानी हमें एक समान कानून के लिए बाध्य किया गया है, यानी लागू किया जाएगा। कानून के समानता का जो संरक्षण है ये अमेरिका के संविधान से भी ग्रहण किया गया है, अगर डिटेल में इसको हम लोग समझें। फिर इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद नंबर 15, ये तो हो गया हमारा 14, अनुच्छेद 15 को अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत हमें मिलता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। तो हम विभेद का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी धर्म, जाति, स्थान से अगर हम लोग हैं, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान हमारा कहीं का भी हो, हमारे साथ ये ना किया जाए, विभेद ना किया जाए। इस विभेद पे हम लोग इसके तहत हमको ये अधिकार मिला हुआ, मूल अधिकार। अगर ये ना होता तो आप ये सोचिए कि अगर हमारे पास ये ना हो तो हम किसी भी राज्य में, अपने ही देश में अलग अलग राज्यों में आना जाना, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। हम किसी धर्म हैं, जात के हैं तो हमें नौकरी, पद, किसी भी प्रकार की चीज़ों में जो है रिग्रेशन करना पड़ेगा। उस रिग्रेशन को हटाने के लिए हमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद पर रोक लगाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 15 में। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत क्या है, लोक नियोजन के अवसर की समानता बता रहा है। हम कोई भी सरकारी पद हो या सेवा हो, उस पर जो नियोजन, यानी कि जो वो पद निकलेगा, उस पद पे जो हमको फॉर्म डालने के लिए मौका मिलता है, तो वो मौका ऐसा नहीं है कि केवल इस आधार पर रोक दिया जाए कि नहीं केवल इन्हीं को दिया जाएगा और किसी और को नहीं। एक
एक विशेष जाति को दिया जाए या विशेष वर्ग को दिया जाए, ऐसा नहीं। यानी जो सरकारी सेवाएं होंगी उन सेवाओं में हम सभी को बराबर जाने के लिए अधिकार प्रदान किया जाता है लोक नियोजन के अवसर की समानता के आधार पर, यानी अनुच्छेद 16। वहीं पर अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कहा गया है कि ये आप कोई भी 10 साल का पेपर उठाएंगे किसी भी कंपटीशन में, तो ये अनुच्छेद सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है और इस अनुच्छेद को आपको एकदम बैठा लेना अपने दिमाग में। अस्पृश्यता का अंत जो है, अस्पृश्यता का अंत बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसमें है ये? अनुच्छेद 17 में। इसमें क्या है, सामाजिक समानता में वृद्धि करने के लिए जो होता है संविधान में प्रावधान बनाया गया है। अस्पृश्यता की जो कुरीति है उसको समाप्त करने के लिए इसे कानून को डाला गया है। यह दंडनीय अपराध है, ठीक है, इसीलिए इसको 17 के अंतर्गत डाल दिया गया है। अनुच्छेद यानी मूल अधिकार में इसको डाला गया है। अस्पृश्यता का अंत करने के लिए सरकार हमेशा समय समय पर कई कदम उठाती रहती है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत, यानी कोई भी व्यक्ति एक विशेष प्रकार का उपाधि, जैसे कोई अपने नाम के आगे लिख लेता है कि हम जैसे मान लो कोई किसी क्षेत्र में निपुण है तो वो अपने नाम के सामने वही लेके चले, तो ऐसा बिल्कुल सरकार के द्वारा मनाही है। और उसमें हुआ क्या कि इसमें एक बार ये जो उपाधियों का अंत आया, इसमें ये भी कहा गया कि अगर मान लीजिए हम उपाधियों का अंत कर देते हैं तो पीएचडी या ऐसे चीज़ों के करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए कुछ विशेष प्रकार के पढ़ने वाले जो हमारे उपाधियां हैं वो उनको उनके सामने से डॉक्टर लिखने की छूट दी गई है। लेकिन जैसे अब भारत रत्न आपको मिल गया है तो ऐसा नहीं है कि आप लिखें अपने नाम के आगे भारत रत्न श्री ये। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए एक विशेष प्रकार का कोई उपाधि अगर सरकार आपको देती है और केवल आप उसको रखते हैं, उसी को लिखते हैं, तो इससे एक समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि सामान्य नागरिक को के बीच में ये चीज़ थोड़ा सा बैठने लायक नहीं रहता है। यानी अगर ये कहा जाए तो सामान्य नागरिकों के बीच में एक विशेष प्रकार का अलंकरण लेके अपने आप को दिखावा देना एक समाज में कुरीति को ही जन्म देगा। इसको अंत करने के लिए ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है, जबकि इसमें ऐसी कुछ उपाधियां हैं जिनको धारण करने के लिए कोई मनाही नहीं रहती। जैसे अब डॉक्टरेट है, पीएचडी आप किए हैं तो डॉक्टरेट लिख सकते हैं। एक डॉक्टर है तो उसकी पहचान बनाने के लिए डॉक्टर लिखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो उपाधियों का अंत अगर आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 18। तो नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम लोग देखते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में हमें मिला है 19 से 22 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 19 से 22 के अंदर आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, वो मूल स्वतंत्रताएं कुछ इस प्रकार है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एकत्र होने की सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगम या संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता, संगम या संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सभा या संगम या समूह शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने की, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। और आवागमन की स्वतंत्रता, आबाद संचरण या आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास की स्वतंत्रता और भारत में कहीं भी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। अगर इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ें, देखिए दो तरीका होता है, एक समझने का है, समझ लीजिए, उसके बाद क्या पढ़ना हो उसको हमको ज़रूरी है। 19 के अंतर्गत जो है हमारी जो मूल स्वतंत्रताएं हैं, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम क्या कहेंगे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ अब देखिए इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाते हैं।
और ये कन्फ्यूजन क्रिएटिंग होता है, इसलिए आपको ध्यान से रखना होगा। ABCDEF लगातार आपको ये याद रखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आप इसको याद रखेंगे। तो इसको याद करने का तरीका है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में पहले हमको बोलने की स्वतंत्रता मिले, कोर पॉइंट है बोलना। फिर एकत्र होने के लिए, जब हम बोलेंगे एक साथ बैठ सकते हैं, यानी एकत्र होने के लिए। फिर समूह बनाने की, ठीक है, समूह बनाने की स्वतंत्रता मिले, हम एक समूह अपना बना सकें। फिर हमको कहीं भारत आने जाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और कहीं भी अगर हम आ जा सकें तो हम पक्का है कि कहीं हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा, तो हमें निवास की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और निवास के साथ साथ अगर हम निवास बना लेते हैं तो पक्का है कि हमें कुछ ना कुछ कमाने खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमारी आजीविका की या रोजगार की स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। तो इसको याद करने का बस यही तरीका है। देखिए, स्मार्ट तरीके से अगर याद करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगा कर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बोलना, पहले बोलना, फिर एकत्र होना, फिर समूह बनाना, फिर आवागमन करना, फिर निवास करना, फिर आजीविका कमाना। तो ABCDEF में आ जाएगा 19 के ABCDEF में। इसको आराम से याद कर लेंगे आप, और कोई तरीका नहीं है। और नहीं तो ये बहुत बड़ा ऐसा है कि इतना ज़्यादा क्रिटिकल है कि हम इसको याद नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें याद करने के लिए एक सिंपल फंडा अपनाना चाहिए, एक सिंक्रोनाइजेशन बना लेनी चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन के साथ मतलब होता है कि कोई एक पैटर्न निर्धारित करना चाहिए। तो पैटर्न यही बन रहा है इसमें कि हम पहले बोलेंगे, फिर एकत्र होंगे, फिर समूह बनाएंगे, फिर आवागमन करेंगे, फिर निवास करेंगे, और फिर आजीविका कमाएंगे। तो अब इससे क्या हुआ, हमारा सिस्टम तैयार हो गया ABCDEF के आराम से एक सिंक्रोनाइजेशन बन गया। बोलना, एकत्र होना, समूह बनाना, आवागमन। बोलना, एकत्र होना, समूह बनाना, आवागमन, निवास और आजीविका हो गया। ये बहुत सिंपल है, एक दो बार जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत हमको जो दिया गया है वो क्या है, अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या है, अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में, कोई भी अगर हम अपराध करते हैं तो उसमें जो दोष सिद्धि है, यानी हमें क्या करना है, जो दोष लगेगा हमको, उसमें कौन कौन से संरक्षण मिल रहे हैं, वही इसमें आपको बताया जा रहा है। नटशेल में इसको समझते हैं। उसी समय के कानून के आधार पर सजा, यानी जिस समय आपने वो अपराध किया हो, उस समय जो कानून रहा हो, हमें उसी कानून, उसी समय के कानून के आधार पर, किसके, उसी समय के कानून के आधार पर सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि अपराध आपने 17 में किया और कानून 2025 वाला मिले, तो आपका जो उस समय का कानून रहा होगा उसी के आधार पर आपको मिलेगा। दूसरा, खुद के विरुद्ध गवाही से छूट। पता लगा कि आपने कोई क्राइम कर दिया या नहीं भी किया है, और ज़बरदस्ती आपसे कोई राइट नहीं बनता उसका कि ज़बरदस्ती आपसे आपके विरुद्ध ही आपको गवाही दिला दे, ठीक है। यानी हमको इस अनुच्छेद के अंतर्गत इस चीज़ से छूट मिली हुई है कि हम खुद के विरुद्ध ही अपनी गवाही नहीं दे सकते हैं, यही हमारी इसमें छूट मिल रही है। और तीसरा हो रहा है, एक अपराध है तो केवल एक ही बार सजा। देखिए, आपने एक बार किसी व्यक्ति का, आप एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, और उस पिक्चर का एक थीम ही था, इस आर्टिकल के आधार पर, 20 के आधार पर एक थीम ही था। लास्ट में वो जज के सामने जिस बंदे को वो लटका देता, हैंग कर देता, उसी के खिलाफ उसे सज़ा मिली हुई थी, और वो 7 साल या 14 साल की जो भी सज़ा रही है काट के आया रहता है, और पता चलता है कि वो व्यक्ति जिंदा है और वो बलशाली था, बाहुबली था। तो अमिताभ बच्चन ने उसे दोबारा क्या किया कि हैंग कर दिया। कहाँ पे, जज के सामने, उसी के कोर्ट में। और कोर्ट में जज हैंग करने के बाद, और वो स्वयं खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद कहे कि देखिए, जिस व्यक्ति को मैंने मारा था, जिसकी सज़ा मैंने भुगत ली थी,
आज वो व्यक्ति को मैं मार दिया हूँ, अब मुझे दोबारा सजा इस चीज़ की नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये हमारे संविधान में हमको ये संरक्षण प्राप्त है। क्योंकि वो गलत तरीके से उसको सज़ा दिलाई गई थी, एक जस्टिफाई करते हुए इस चीज़ों को दिखाया गया और संविधान के इस आर्टिकल का भरपूर उपयोग करके उस पिक्चर में थीम बनाया गया इसका। ठीक है, नहीं होगा तो देख लीजिएगा और देखने के बाद कमेंट कर दीजिएगा कौन सी पिक्चर थी वो। अब शायद अंधा कानून या कुछ भी रहा होगा, हमें नहीं याद है, बस उस सीन हमें याद है। सीन इसलिए याद है कि ये आर्टिकल उसको प्रूव करता है। अब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? प्राण दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हम जो जीवन की अधिकार है हमारा, यानी अगर हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकें, स्वयं की सुरक्षा कर सकें, इस आर्टिकल के अंतर्गत हमें ये दिया गया है। इस आर्टिकल के अंतर्गत हमें ये दिया जा रहा है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अगर ये देखा जाए तो बहुत सारी समय आ गए हैं इसके अंतर्गत, जैसे भोजन का अधिकार और भोजन का अधिकार, इसके साथ साथ गोपनीयता का अधिकार। प्राण दैहिक के अंतर्गत भोजन का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, साथ साथ में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, रोजी रोटी कमाने का अधिकार, ये सारी चीज़ें इसमें अंतर्गत आ रही हैं। और इसमें एक बीच में ही बहुत सारी सक्रिय हुआ था कि इच्छा मृत्यु, जिसमें दया मृत्यु कहते हैं। जैसे एक पैसिव और एक्टिव दो प्रकार के होता है। पैसिव कहा जाता है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेसिया। ठीक है, पैसिव यूथेनेसिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 के केस में पैसिव यूथेनेशिया को जो है मान लिया गया था दया मृत्यु के लिए, जिसे हम दया मृत्यु बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए तो 21 का यानी 21A, ये जो कि 86वें संविधान संशोधन 2022 द्वारा जोड़ा गया है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा हेतु है। किस चीज़ के लिए? थोड़ा गला खराश है। इसमें निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा देगा कौन? राज्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और ये संशोधन अधिनियम में आपसे सीधे यही पूछा जाता है, सीधे कि किस आर्टिकल के तहत आपका जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है वो जोड़ा गया है। तो ये है आर्टिकल 21A। और साथ साथ में पूछा जाता है कि आर्टिकल 21A किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आता है। और है क्या ये? बच्चों की अनिवार्य शिक्षा। सिर्फ यही याद करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम पढ़ाते रहेंगे। इसके साथ साथ अनुच्छेद 22। अब आर्टिकल 22 में हम लोगों को देखना है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। तो गिरफ्तारी और निरोध मतलब किसी व्यक्ति को समान दंड विधि के अधीन गिरफ्तार कर उसको कारण बताने का पूरा अधिकार इसमें मिलता है। अब इसके अंतर्गत आपको अपने गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार मिल रहा है और अपनी मनपसंद या रुचि के आधार पर आपको वकील या कानूनी सलाह प्राप्त करने का अधिकार मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाना ज़रूरी है। अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को, तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि 24 घंटे के अंतर्गत वो टाइम नहीं आएगा जो कि उस ट्रेवल में, यानी कि उस थाने से लेके मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में जो समय लगता है वो इसके अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा 24 घंटे के अंतर्गत। यही इम्पोर्टेंट है इसमें।
ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिए, अभी इसमें हम आपको डिस्प्यूट नहीं बताएंगे क्योंकि डिस्प्यूट बहुत सारे हैं। जैसे इसमें विदेशी शत्रुओं के लिए है, निवारक नज़रबंदी कानून है, टाडा मीसा पोटा मकोका इत्यादि, उस पे ये कानून थोड़ा सा डाउन हो जाता है। वो चीज़ यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमको अभी एक लहजे में इसको रटना है और इसको रटने के बाद ही आगे हम बढ़ पाएंगे। उसके लिए थोड़ा और डिटेल एक करते जाएंगे क्लास। तो ये हो गया हमारा। अब एक नई स्लाइड पे हम लोग इस पे देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किसके अंतर्गत आ रहा है? 23 से 24 के अंतर्गत। 23 से 24 में क्या है? मानव व्यापार, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी। ठीक है, शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत 23 में, यानी इसमें कहा गया है कि कोई भी बेगार, बलात् श्रम ये सब आपसे नहीं कराया जाएगा और इसका उल्लंघन करने पर ये क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा और इसके अनुसार कानूनी दंड भी आपको मिलेगा। वहीं अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में बालकों का, जो 14 वर्ष से कम वर्ष की आयु वाले बच्चों को है, कारखानों इत्यादि में कार्य करने या लगाने पर रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चों को, यानी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, यानी संकट वाले नियोजन। संकट नियोजन का मतलब ये होता है कि आप ऐसी कारखानों में डाल दिए जाएं, काम करवाया जाए आपसे। अब छोटे बच्चों को कोयले के खान में और यहाँ पर भेज दिया जाए तो वो बिल्कुल भी न्याय सम्मत नहीं रहेगा। इसके अंतर्गत देखिए, अभी आपने सुना होगा कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी जी ने 2014 में उन्हें नोबेल प्राइज़ का, 2014 में क्या हुआ था? 2014 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ इसलिए मिला उनको कि उन्होंने जो बच्चों को, जो एक प्रकार से उन्होंने फाउंडेशन चलाया था, उस फाउंडेशन को हम कहेंगे बचपन बचाओ आंदोलन कहते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन में उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे पत्थर खदान पे, ईंट भट्ठों पे, और अभी हाल में क्या इसको ये कहा जाए कि पूरा जो कालीन व्यापार है, सिर्फ इन्हीं के बच्चों के उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। क्योंकि छोटे बच्चों के हाथ, उंगलियां बहुत छोटी छोटी होती हैं और उनसे कालीन बुनाई का काम लिया जाता था और उससे कालीन तो उम्दा बनती थी, लेकिन बच्चों के हालात बहुत ख़राब थे। तो बचपन बचाओ आंदोलन के तहत जो किया गया कैलाश सत्यार्थी द्वारा, वो इसी आर्टिकल को लेकर उन्होंने ये अपने चीज़ को अंजाम दिया और नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने में तथा बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में जो है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने, आचरण, प्रचार करने की छूट है। किसको? धर्म को मानने, पहला मानना, आचरण करना और प्रचार करना, इसके तीनों की आपको छूट मिलती है। इसी के अंतर्गत आपको, जैसे सिखों को कृपाण, जैसे आप कहीं भी कोई हथियार लेके नहीं जा सकते हैं सार्वजनिक स्तर पर, लेकिन सिखों को कृपाण रखने की छूट सब किया गया है। कृपाण धारण करने वाला सब इसी के अंतर्गत आता है। और किसी व्यक्ति को जो है अपना धर्म बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए, और उसी प्रकार आचरण, जैसे मान लीजिए आप हिंदू धर्म के हैं तो जो हिंदू धर्म में आचरण होगा, टीका उका ये सब लगाने का। मुस्लिम धर्म में मान लीजिए कोई तरीका है स्थानीय, तो वो अपना सकते हैं। जैसे सिखों में हेलमेट पहनने की जगह बहुत उनको छूट है कि पग बांध सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ रही है। धार्मिक प्रबंधन करने के लिए अनुच्छेद 26 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो है धार्मिक प्रबंधन, कोई भी आप धार्मिक संस्थान की स्थापना कर रहे हैं और उसका जो है प्रबंधन आप स्वयं कर सकते हैं इस आर्टिकल के अंतर्गत। तो धार्मिक जो प्रबंधन है, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि देखेंगे कि जितने भी मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीज़ें आप बना रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, और उनका जो है अपना खुद का प्रबंधन आप स्वयं करते हैं।
कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सरकार के लिए सहायता के लिए है। सरकार अनुदान भले कर दे, लेकिन सहायता वो उसका पूरा संचालन सरकार नहीं करती है, उसको आप स्वयं करते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 27 के अंतर्गत क्या है? धार्मिक संपोषित कर समुदाय। तो ये क्या है? धार्मिक संपोषण कर समुदाय यानी अपनी विशिष्ट धर्म को आप उसकी अभिवृद्धि के लिए जो कर है उस पर आपके बारे में उसको छूट मिलता है। यानी जैसे किसी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम किसी धर्म विशेष उन्नयन के लिए व्यय किए जाते हैं, यानी टैक्स से छूट मिल रही है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। इसमें होता क्या है कि जैसे आपने कोई बहुत सारे लोग इसमें दान करते हैं, धार्मिक संस्थाओं में दान करते हैं, तो वो जो धार्मिक संस्थाओं में दान करते हैं तो उससे कर समुदाय टैक्स रिबेट मिल जाता है, ठीक है। और जो ये संस्थान खोले रहते हैं, संस्थानों का भी काम है कि वो अपना जो भी खर्च वर्च करते हैं वो टैक्स के से दूर रहता है, वो उसमें टैक्स नहीं पड़ता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत उनको इस बात की छूट मिलती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा, कुंभ मेला, धर्म और उसके साथ साथ ये मुसलमानों का जो हज है, हज सब्सिडी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये इसी के अंतर्गत इनसे आपको छूट मिल रही है। तो इसमें बहुत सारे लोग बड़े संस्थानों जो धार्मिक संस्थान में वो दान भी करते हैं और उस दान के अमाउंट्स को दिखाते हैं तो उनको कर में भी छूट मिल जाता है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ और नुकसान दोनों भी हैं, सरकार को, व्यक्तियों को, दोनों को भी, और उसका डिस्कशन यहाँ पे करना उचित नहीं है। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद 28 के अंतर्गत देखा जाए तो धार्मिक शिक्षा, उपासना या उपस्थित होने से संबंधित छूट। यहाँ पे इस बात को जानना जरूरी है कि धार्मिक शिक्षा क्या है। धार्मिक शिक्षा विशेष धर्म और उसके पहलू जैसे विश्वास, सिद्धांत, अनुष्ठान, रीति रिवाज और संस्कार वगैरह के बारे में है। तो इसमें जो है आपको छूट है, यानी छूट का मतलब छूट कम होता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, सार्वजनिक विद्यालय है, अगर वहाँ प्रार्थना हो रही है, किसी विशेष तरीके की प्रार्थना हो रही है या कोई विशेष प्रकार की प्रार्थना आपसे नहीं करवाई जा सकती है, या धर्म विशेष की प्रार्थना आपसे नहीं करवाई जा सकती, एक कॉमन प्रार्थना होती है। अगर उस कॉमन प्रार्थना में आप सम्मिलित होते हैं तो, नहीं भी होते हैं तो भी आपको उससे छूट प्राप्त है। लेकिन अब ये नहीं है कि हमारा राष्ट्रगान हो रहा है उसमें आपको छूट हो, ये नहीं। राष्ट्रगान देश का वो है, उसमें कोई धर्म, जाति, संप्रदाय का कोई महत्व नहीं है। बहुत से वीडियोज़ ऐसे भी दिखने को मिलता है कि बहुत से लोग राष्ट्रगान का ही बहिष्कार करने लगते हैं, और ये सब सर्वथा गलत है। इस राष्ट्रगान जो है किसी धर्म विशेष जात से संबंधित नहीं, वो हमारे देश की शान है, और उस देश की शान के लिए हमें किसी भी प्रकार का जो है परसेप्शन नहीं लेके चलना चाहिए, और उसमें उपस्थित होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। क्योंकि जब देश के प्रति ही हमारा कोई लायबिलिटी नहीं है तो देश हमारे लिए किस काम, मतलब देश हमें क्यों अपना माने जब हम देश को अपना नहीं मानेंगे। ये सर्वथा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 29-30 के बीच में। इसमें क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये जो दिया गया है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कहा गया है। यानी अगर ये कहा जाए कि हितों का संरक्षण, यानी उनके भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का जो उनका अधिकार है उनको मिलेगा। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, यानी वे स्वयं अपना शिक्षण संस्थान की स्थापना अनुच्छेद आर्टिकल 30 के अंतर्गत स्थापना भी करेंगे, प्रशासन भी कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों की ये जैसे बहुत सारी ये है, मदरसा उदरसा जो है इसी आधार पे ओपन होता है और आर्टिकल 30 के अंतर्गत ही होता है। लेकिन अगर वो सरकारी वित्त पोषित हो जाता है
तो फिर वो शिक्षा संस्थान धार्मिक या विशेष संस्कृति का नहीं रह जाता, वो सार्वजनिक स्तर का हो जाएगा, वहाँ पे नहीं। यानी कोई एक विशेष धर्म वाला अपनी धार्मिक शिक्षा स्थापना करता है तो कर सकता है, किस आधार पे? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, यानी उसकी स्थापना भी करेगा, वहाँ प्रशासन भी करेगा, ठीक है। नियुक्ति उक्ति भी बहुत सारे, देखिए बहुत सारे स्कूल होते हैं मुस्लिम वाले जो स्कूल खुले हुए हैं आमिल फाजिल वजील उसमें चलता है, ऐसे कुछ कोर्स होते हैं, तो उसमें विशेष आयोग से कोई इसी प्रकार का टीचर्स नहीं रखे जाते हैं, वो स्वयं खुद ही रखते हैं। तो वो कहाँ से हो रहा है, मिल रहा है इनको? ये मिल रहा है आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत संरक्षण उन्हें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब इसके आधार पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठवां। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा ये भी देख लें, ये अनुच्छेद 31 जो है, अनुच्छेद 31 है क्या? ये जो अनुच्छेद 31 है, ये संपत्ति का अनिवार्य अर्जन वाला जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जिसे बोलते हैं, तो इसमें ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा विधि का अधिकार बना दिया गया। किस चीज़ का अधिकार? विधि का। ये क्वेश्चन आता है सीधे सीधे कि 44वें संविधान किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को विधि का अधिकार बना दिया गया? तो वो क्या है? 44वें संविधान संशोधन। इस तरह आएगा प्रश्न। या किस अनुच्छेद को संपत्ति का अनिवार्य अर्जन का अधिकार बोला जाता है? अनुच्छेद 21 को हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, और इसको अब बना क्या दिया गया है? विधि का अधिकार बना दिया गया है। किस संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है। अब इसे आर्टिकल 300A में एक विधि के अधिकार के रूप में डाल दिया गया है। तो इसलिए हम इसको पहले बता दें क्योंकि ये सीधे आ रहा है 32, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। अगर संविधान की आत्मा जो शब्द है कहा पूछा जाए संविधान की आत्मा क्या है, तो वो है किसके आधार पर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर डॉक्टर भीम, देखो प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर पूछते हैं संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तब वो आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32। अगर ये पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तब वो आएगा आपका प्रस्तावना, ठीक है। वो आएगा क्या? प्रस्तावना। तो इसको ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रस्तावना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रस्तावना आत्मा कहा गया है, ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शब्द जो हो जाएगा तो फिर सीधे के सीधे आंसर आप टिक करेंगे अनुच्छेद 32 को। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि चूँकि इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को रिट निकालने की एक छूट होती है, और ये रिट होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट होंगे। देखिए, इस रिट को अगर ये कहा जाए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का पावर है, और 226 के तहत हाई कोर्ट का पावर है। 226 के तहत किसको पावर है? हाई कोर्ट के। और 32 के तहत किसको पावर है? सुप्रीम कोर्ट का, रिट निकालने की। और रिट कितने प्रकार की होती हैं? क्वेश्चन है ऐसे जो हम बोल रहे हैं उसे क्वेश्चन है, जैसे 5 प्रकार। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेक्षण है, उसके बाद फिर 5वां उत्प्रेक्षण है, उत्प्रेक्षण, ठीक है। 5वां अधिकार परीक्षा। अब इसको 1 by 1 थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है इसके द्वारा जो आपका न्यायालय है वो बंदी व्यक्ति को यह आदेश देता है, बंदीकर्ता को यह आदेश देगा कि वो 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। बंदी प्रत्यक्षीकरण उस बंदी को प्रत्यक्ष हमें दिखाइए, और न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर विचार करेगा कि इसका जो बंदीकरण किया गया है, बंदीकरण वो न्याय सम्मत है, विधि सम्मत है कि नहीं है, कि बंदी को मुक्त करने को, अगर नहीं है तो मुक्त कर देगा,
है तो फिर रोकेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, इसमें 21 का जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव, तो जो आपका यहाँ 21 वाला है, देखिए हमेशा ये ध्यान देने की जरूरत है। आर्टिकल 21 का जो मूल भाव है यहीं छिपा हुआ है, उसको प्रवर्तित करवा रहा है ये। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है और कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम क्या डालें, ठीक है, दोनों नहीं आते हैं ऑप्शन में, तो हमें ये समझना है कि 21 का मूल भाव इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत छुपा हुआ है। और यह किसी भी सरकारी अधिकारी और प्राइवेट यानी कि निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी होता है, ठीक है। परमादेश क्या है? मैंडेमस जिसे बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, और परमादेश को बोलेंगे मैंडेमस। ये जो रिट है ये न्यायालय का विवेक के आधार पर काम करता है। इसके माध्यम से न्यायालय जो है किसी भी लोक अधिकारी को आदेश देता है कि यह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु उसे बाध्य है, मतलब जिस कार्य के लिए वो बैठाया गया है, और अगर उस कार्य को उसने इनकार कर दिया है तो भी ये आदेश जारी होता है, यानी उसको ये करना पड़ता है। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ये आदेश जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए नहीं लागू होता है, ठीक है, परमादेश, और किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए ये लागू किया जाता है। अगर किसी ने कार्य करने से इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा और कोर्ट आदेश कर देता है इसके तहत, परमादेश के तहत, मैंडेमस के तहत, तो उसे कार्य करना ही पड़ेगा। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन कहते हैं ना, यह जो है किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था, न्यायिक या जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल, ठीक है, संस्था के विरुद्ध ये किया जा, इस आदेश को पारित किया जाता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी भी न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकती है। अगर अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कार्य कर रहा है तो उसे ये रोकता है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य होता है अधीनस्थ न्यायालय को अपने जो अधीनस्थ न्यायालय है उसकी जो अतिक्रमण कर रहा है, आगे बढ़ के वो दे रहा है डिसीजन, तो उसको रोकने का कार्य करता है। अब इसमें जो है ये किसी भी कार्यपालिका, विधायिका या निजी व्यक्ति द्वारा इस या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। इम्पोर्टेंट यही है इसमें प्रतिषेध में। उत्प्रेक्षण में अगर हम लोग देखें, उत्प्रेक्षण सेरिटोरी में यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या निकाय को अपनी अधिकारिता को उल्लंघन कर रहा है तो उसे रोकने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। नीचे के न्यायालयों को आदेश कि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी ये दोनों अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण जारी करता है। प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण में इतना ही अंतर है कि प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो और उस चलते हुए कार्यवाही को रोकना, और जबकि उत्प्रेक्षण कार्यवाही समाप्त होने के बाद जो निर्णय दे दिया गया उसकी समाप्ति है, तो इसको उत्प्रेक्षण के लिए बस इतना अंतर है। ये कार्यवाही चलते समय और ये वाद यानी ये समाप्त होने के बाद इसके तहत दे दिया जाता है। अधिकार परीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यू वारंटो इसका अर्थ होता है आपका क्या प्राधिकार है या आपका क्या अधिकार होता है। संवैधानिक रूप से अगर इसको देखा जाए, किसी सार्वजनिक पद पर अगर व्यक्ति आसीन है तो ये उसके खिलाफ जारी किया जाता है। इस रिट के तहत दो शब्द होते हैं, प्रथम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है PIL जिसे बोलते हैं, दूसरा होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है कि पहले तो PIL समझते हैं। PIL कोई भी आप लोकहित दायर कर सकते हैं। इसमें जो है जो जनहित से संबंधित होता है वाद, उसको आप दायर कर देते हैं।
उसके तहत ये अधिकार परीक्षा जारी कर सकता है कोर्ट। और जुडिशियल एक्टिज्म है कि खुद जुडिशरी आगे बढ़कर, जो न्यायिक सक्रियता जिसको एक प्रकार से बोलते हैं, तो न्यायिक सक्रियता परंपरागत जो न्याय होता है उसकी भूमिका के जो अतिक्रमण कर, अपनी भूमिका को अतिक्रमण करके, यानी जो है अंदर बंद रह के नहीं, आगे बढ़कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल अगर दे रही है तो जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत वो आता है। ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सोशल साइड मीडिया उडिया पे जो देख के बहुत सारी जो प्रॉब्लम चल रही है देश में क्या है, जैसे मान लीजिए सड़क का एक उदाहरण ले लेते हैं। कोई एक सड़क है बहुत ही ज़्यादा जर्जर चल रहा है और किसी ने PIL दायर कर दिया, तो उस पर कार्य क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं हो, तो उस पर अधिकार परीक्षा के तहत वो कोर्ट अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके आगे देखते हैं। आर्टिकल 31 हमने आपको बता दिया, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन जो है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। अब इतना ही रहा है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा।